नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 12 बजे संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का देश भर में और समाज के सभी वर्गों ने सराहना की है। जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। मौके का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बताया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि सीएम कल वाराणसी आकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही बैठक के बाद वाराणसी के विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। वह बार-बार काशी का आकर देखभाल करते हैं, काशी के कार्यकर्ताओं का, काशी के विकास का समीक्षा करते हैं। तो कल इसी बहाने आकर और बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करते हैं। तो कल इसी तरह से आ रहे हैं कि विकास की जो चुनाव बाद विकास का जो गति है किस प्रकार की है, कैसे और ठीक ढंग से हम लोग किया जाए, उसी निमित्त जो है कल आदित्य योगीनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बनारस आ रहे हैं। आने के बाद वह समीक्षा करेंगे, फिर बाबा का दर्शन करेंगे, कार्यकर्ता, विधायक, जनप्रतिनिधि से मिलकर फीडबैक लेंगे, क्या है, कैसे है। सीएम योगी को विधानसभा चुनाव से पहले बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा जेल में बंद आरोपी को गोरखपुर की कैंट पुलिस वारंट बी के तहत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद आरोपी को गोरखपुर जेल भेज दिया गया है। धमकी देने वाला आरोपी भीम आर्मी का नेता है, जो कि सोनू लेडी डॉन के नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता था और इसी अकाउंट से उसने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की भारी जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पता चल गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है। आगे कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक जातिवादी संगठन है। इस पार्टी में कभी भी कोई कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्थान नहीं ले सकता है। यूपी सरकार ने संचारी रोगों पर अंकुश लगाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए प्रदेश भर में एक बार फिर से विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान के लिए विभागों की ओर से माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान के सफल संचालन से जुड़े निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जैसे वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित स्वच्छता और फॉगिंग अभियान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा के सभी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को यूपी से अधिकतम वोट दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने मंथन किया और एमपी एमएलए से प्रस्तावक अनुमोदन पत्र पर हस्ताक्षर कराए। बता दें कि सपा और सहयोगी दलों को मिलाकर 125 विधायक है। सहयोगी दल रालोद निर्दलीय मिलाकर सपा के राज्यसभा में 5 सांसद है। लोकसभा में अभी 3 सांसद है। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सपा इन्हें जीतेगी तो 5 सांसद हो जाएंगे। यूपी में एक विधायक का मूल्य 208 है और सांसद का मूल्य 700 है। इस तरह सपा और सहयोगी दलों को मिलाकर उनके मतों का मूल्य 26,000 है। सांसदों का मूल्य इसमें शामिल नहीं है।
असल में अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी ली है कि वो यशवंत सिन्हा को विपक्ष के अधिक से अधिक वोट दिलाएंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अब लखनऊ में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक समूह अग्निपथ योजना के समर्थन में आ गया है। समूह ने मौलवियों से जुम्मे की नमाज के लिए आने वाले युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का उपयोग करें और सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करें। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के बैनर तले समूह ने कहा कि जुम्मे की नमाज से पहले पहल शुरू होगी। एसोसिएशन का कहना है, हम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का भी अन्य लोगों की तरह समर्थन करते हैं। हमारा संदेश विभिन्न शहरों में मस्जिदों के प्रसिद्ध मौलवियों और इमामों द्वारा पात्र मुस्लिम युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह को रिटायरमेंट के पहले ही पद से हटा दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी बेटी के नाम पर कंपनी बनाकर सरकारी जमीन कब्जा की थी। इस संबंध में प्रमुख सचिव से शिकायत की गई थी। सरकारी जमीन कब्जाने पर लेखपाल ने उनकी पत्नी और बेटी पर भी मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि इंदु शेखर साल 2017 से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। यही नहीं, उन पर टेंडर मैनेज कराने का भी कई बार आरोप लग चुका है। इंदु शेखर के खिलाफ लोकायुक्त में पहले भी शिकायत की जा चुकी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। अयोध्या में भगवान रामलला को बालक रूप में मानकर राम जन्मभूमि परिसर में पुजारी सेवा करते हैं। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए एसी का उपयोग किया जा रहा है, तो उनको गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजों को भोजन में भी शामिल कराया गया है। आज एकादशी है और इस मौके पर भगवान शाम को भी फलहार ही करेंगे। उन्हें शाम को सिंघाड़े के आटे का हलवा, फलारी सब्जी और मिष्ठान फल का भोग लगाया जाएगा। बता दें कि एकादशी तिथि सभी तिथियों में सबसे उच्च है। देश भर में इन दिनों अग्निवीर योजना को लेकर विवाद देखने को मिला। इसी बीच सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच सेना भर्ती की तैयारी कर रहे देश भर के तमाम युवाओं के मन में नई प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन युवाओं का कहना है, देश की सेवा के लिए 4 साल क्या, वह 4 दिन के लिए भी जाने को तैयार है और 25% लोगों में अपनी जगह भी पक्की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसमें सफल नहीं हुए तो उनके और उनके परिवार के भविष्य को लेकर सरकार तय करे कि आगे वह क्या करेंगे। तो शामिल तो होंगे, लेकिन सरकार को एक बार निर्णय लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जो बच्चों का रिटर्न एग्जाम बाकी था, या नेवी हो या एयरफोर्स या आर्मी, लेकिन उसका रिटर्न एग्जाम तो करवाना था उनको। ये मैं बोलूँगा ये तो गलत हुआ कि जो रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ। बाकी अगर देश सेवा की बात है, ये 4 साल की बात है। 4 साल नहीं, मैं 4 दिन के लिए जाऊँगा और 4 दिन के लिए जाऊँगा। जो 25% भर्ती होंगी, वहाँ पक्की होंगी नौकरी, उसमें भी मैं नंबर लाऊंगा। तो कुछ सरकार ने सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, लेकिन कुछ हद तक ये फैसला सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि बच्चे 4 साल, बहुत बच्चे होते हैं 4 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद वो 4 साल सेना में जाएंगे। लेकिन हम लोग को देश सेवा कर दी है, 4 साल हो या 17 साल हो, हम लोग देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं और जाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 25% बच्चों में हम लोग शामिल हों, अपना 100% वहाँ पर देंगे। अग्निवीर जो है ये स्कीम सरकार के द्वारा जो लाई गई है, जो है उच्च स्तर के बुद्धिजीवी लोगों का ही द्वारा लाई गई है। इसमें जो है हम ज़्यादा उतना कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये स्कीम जो है थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। लोगों को थोड़ा, बच्चों को इनके बारे में थोड़ी सी सही से जानकारी दी जाए। 4 साल के लिए जा रहे हैं, कितना सिक्योर है उनकी लाइफ और क्या करेंगे आगे, क्योंकि सरकार अपना अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि कितने
% उनको आरक्षण मिलेगा। बरेली के फतेहगंज में मेडिकल कॉलेज में फीस के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। कॉलेज में हो रही अवैध वसूली को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत करके वसूली को रोकने की मांग की थी, लेकिन समाधान नहीं होने पर छात्र कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि उन्होंने 2017 बैच में MBBS के 150 छात्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनकी इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से 3.5 लाख रुपए मांग की गई। हमारे अब तक शांत रहने और चुप रहने की बस एक ही वजह थी कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमें धमकी दी जाती। वो धमकी अलग अलग तरीके से होती थी। सबसे पहला चीज़ होता था, हमें डराया जाता था डिटेंशन के नाम। डिटेंशन आप जानती हैं एक बहुत बड़ा शब्द है और करियर के मामले में डिटेंशन एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। अगर कोई बच्चा डिटेन हो जाता है तो उसके 6 महीने खराब हो जाते हैं। हमने लिखा है उसमें कि DM साहब ने बोला कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कैंपस के अंदर आप प्रदर्शन करने के आपका वो राइट है। हम लोग उस राइट के अनुसार यहाँ बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा बापू के विचारों को लेते हुए सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला थाना अछलदा का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर चोरी किया गया सरिया बरामद किया, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने मिलकर भारी मात्रा में सरिया चोरी किया है और उसे जमीन में गाड़ दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए JCB की मदद से जमीन में दबा सरिया निकाला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया कि निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से मौका पाकर सरिया, लोहे की चादर और एंगल चोरी करके जमीन में गाड़ दिए थे और सही रेट तय होने पर जमीन से निकालकर बेच देते थे। टीम ने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की और उस जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से इनको करीब 2 टन जो है वो सरिया बरामद हुई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इनके थाना क्षेत्र से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो अभी निर्माणाधीन है ये गुजरता है और उसमें बहुत सारा लोहे का सामान जो है वो इन लोगों ने चोरी किया हुआ है और उसको ये लोग बेचने की फिराक में थे। देश के कई राज्यों के साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। राज्य में करीब 3.5 महीने बाद सक्रिय मामले 3000 के पार हो गए हैं। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना वायरस के 636 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3423 हो गई है। बता दें कि 113 दिन पहले 2 मार्च को सक्रिय मामले 3000 से अधिक थे। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश के लिए लोगों को 3 दिन का और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र के चुक्र के आसपास मानसूनी हवाएं फिलहाल थम गई है। मौसम विभाग लगातार मानसूनी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। जल्द ही प्रदेश के बाकी हिस्से के लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाए।